तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टर की कैटेगरी के बारे में। तो इन्वेस्टर की जो कैटेगरी होती है वो कितनी तरह की होती है, अभी वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टाइप का जो इन्वेस्टर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडर। अब ये ट्रेडर कौन होता है टेक्निकली? ये वो होता है जो शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशंस मार्केट में लेता है। अब शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब होता है 1 महीना या उससे कम का समय। सो नॉर्मली जो ट्रेडर होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में अपना व्यू क्रिएट करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। उसे इसीलिए ट्रेडर कहा जाता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के पर्पज से मार्केट में आता है। उसी को शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अब जब ये शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बनाता है तो ये टेक्निकल चार्ट को अपना बेस मानता है और टेक्निकल चार्ट को देखकर ये अपना एनालिसिस करता है। तो टेक्निकल चार्ट को ये बेस मानता है और उसको एनालिसिस करके ये शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बनाता है, तो उसे हम ट्रेडर बोलते हैं। तो ट्रेडर इन्वेस्टर की एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर कोई भी ट्रेडर जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है या अपनी पोजीशंस बनाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाता है और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है टेक्निकल चार्ट की रीडिंग करना और उसके बेसिस पर शॉर्ट टर्म को मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना। तो ये सभी चीजें जो भी लोग करते हैं उन्हें हम ट्रेडर बोलते हैं। अब दूसरा जो टाइप होते हैं इन्वेस्टर। अब ये जो इन्वेस्टर है ये वो टाइप है मार्केट में जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं वो 1 साल या उसके बियॉन्ड में करने वाला हूं, तो आप इन्वेस्टर माने जाएंगे। तो इन्वेस्टर बेसिकली वो लोग होते हैं मार्केट में जो लंबे समय यानी 1 साल या उसके बियॉन्ड के समय में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें इन्वेस्टर बोला जाता है। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो फंडामेंटल्स आप लोग जानते हैं, बैलेंस शीट, कंपनी के बारे में, कंपनी के सारे रेशोज के बारे में, इसकी जो स्टडी की जाती है वो फंडामेंटल में की जाती है। और जो लोग फंडामेंटल को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हैं उनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। तीसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटर। अब ये जो स्पेक्यूलेटर है ये टेक्निकली एक ऐसा मार्केट में इन्वेस्टर का टाइप है जो गैम्बलिंग से थोड़ा मिलता जुलता है। पर स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग में एक छोटा सा अंतर होता है। जब हम किसी को स्पेक्यूलेटर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उस इंसान के पास, उस ट्रेडर के पास हो सकता है कोई न्यूज हो या उसने किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई किया हो थ्रू टेक्निकल चार्ट और वो मार्केट में अपनी बेट लगाना चाहता है, जिससे वो चाहता है उसका पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाए। और ये जो टाइम स्पैन होता है ये होता है 1 या 2 दिन। यानी 1 या 2 दिन में जो मार्केट में अपना पैसा डबल करने के उद्देश्य से आता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटर। अब ये जो स्पेक्यूलेटर है या तो ये किसी न्यूज को बेस मानकर मार्केट में एंट्री लेगा, इसके पास हो सकता है कोई न्यूज हो, या हो सकता है कि ये टेक्निकल चार्ट को देखकर ही मार्केट में इन्वेस्ट या अपनी पोजीशन बनाना चाहता है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि इसका जो मार्केट के प्रति एक पर्सपेक्टिव है वो मनी को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने का है। और मनी को जब मल्टीप्लाई करने के उद्देश्य से मार्केट में आता है तो जरूरी नहीं है कि पैसा इसका डबल हो, इसका पैसा जीरो भी हो सकता है और उसके लिए ये तैयार है। यानी इसका जो माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है, बहुत क्लियर है, या तो पैसा डबल होगा या तो पैसा जीरो होगा। दोनों केसेस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका माइंडसेट ही ऐसा है, इसीलिए इसे स्पेक्यूलेटर कहा जाता है। और इन्हीं की वजह से मार्केट में आप देखोगे कि ये जो बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव्स आते हैं वो स्पेक्यूलेटर्स की वजह से ही मार्केट में देखे जाते हैं। तो ये 3 टाइप के आपने देखा कि इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके टाइप होते हैं। अब इन तीनों में किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। अब हम चौथे टाइप के इन्वेस्टर की बात करते हैं, पर उससे पहले आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि मार्केट में आप किस तरह से
पैसा कमा सकते हैं, यानी कि अपनी इनकम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इनकम की बात करें मार्केट से, तो वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप मार्केट में कोई भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाएं और आप मार्केट से पैसा बनाएं। दूसरा, आप शॉर्ट साइड की कोई भी पोजीशन बनाएं और मार्केट से पैसा कमाएं। अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चौथा टाइप है इन्वेस्टर का, उसे जानने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि मार्केट में आप किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप को समझने के लिए ये बात का जानना जरूरी है। तो पहले मैं आपको बताता हूं लॉन्ग साइड का जो ट्रेड होता है वो किस तरह से होता है। तो मान लेते हैं कि आपको लगता है कि एक XYZ शेयर है, उसका करंट मार्केट प्राइस, यानी अभी जो मार्केट में उसका प्राइस है वो 100 रुपीज है, और इस शेयर को लेकर आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि भाई ये शेयर तो ऊपर जाएगा, यानी आपका बुलिश व्यू मार्केट में इस शेयर को लेकर बनता है। तो आप क्या करेंगे, इसी XYZ शेयर को पहले बाय करेंगे, और बाय करेंगे आप इसी 100 रुपीज के प्राइस पर। तो आपने बाय कर लिया। अब जब ये ऊपर चला जाएगा XYZ शेयर, और कोई भी आपका टारगेट होगा, लेट से आपको 10% लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो 10% का आपने इसमें टारगेट लिया और ये ऊपर चला भी गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 रुपीज पर आपने कोई शेयर बाय किया और फिर 110 रुपीज पर आपने शेयर को सेल कर दिया। तो इस बीच में जो आपका प्रॉफिट होगा वो 10 रुपीज का आ जाएगा। अब इसे कहा जाता है लॉन्ग साइड ट्रेड। ये तब किया जाता है जब मार्केट में आपको लगता है कि शेयर पर आपका बुलिश व्यू है, आप किसी भी शेयर को लेकर तेजी में हैं, तो आप इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं, और इसे कहा जाता है लॉन्ग साइड ट्रेड, राइट। अब इसी तरह से मार्केट, देखिए मार्केट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऊपर ही जाए। मार्केट ऊपर और नीचे दोनों जगह जाती है। तो जब भी मार्केट में तेजी के ट्रेड आपको नहीं मिलते हैं और मार्केट का डायरेक्शन नीचे का है, तो आप शॉर्ट साइड वाले ट्रेड भी ले सकते हैं। अब ये शॉर्ट साइड वाले ट्रेड कैसे लिए जाते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो अब सेम एग्जांपल को हम रिवर्स साइड पे समझते हैं। अब अगर आप शॉर्ट साइड वाले ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो XYZ शेयर है ये नीचे जाने वाला है, ये अभी 100 रुपीज पर चल रहा है पर ये नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पर आपका बेरिश व्यू क्रिएट हुआ, यानी आप इस स्टॉक को लेकर ये सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी ये 100 रुपीज का शेयर नहीं है, ये 110 रुपीज का शेयर है। तो अब लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कर ये सकते हैं कि इसी 110 रुपीज के शेयर को आप पहले सेल कर देंगे। पहले सेल कर देंगे आप, क्योंकि आपको लगता है कि ये शेयर मुझे सस्ता मिलने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आप इसे, इस शेयर को सेल कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकती है। आप सोचेंगे कि पहले तो हमने इस केस में शेयर को बाय किया था, बाय करने के बाद जब प्राइस ऊपर गया तो हमने सेल कर दिया, ये लॉजिकल है। पर यहां पर तो शेयर हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि अगर आप किसी भी शेयर को इंट्राडे में सेल करना चाहते हैं, आप इंट्राडे का मतलब आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए इंट्राडे बेसिकली वो पोजीशन होती है जहां पर आप अपने ट्रेड को एक ही दिन में सेटल कर देते हैं। यानी मार्केट आप सब लोग जानते हैं 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो 9 o'clock पे अगर आपने कोई पोजीशन बनाई तो 3:30 तक आपने उस पोजीशन को निल कर दिया, आपके पास कोई भी पोजीशन लेफ्ट नहीं रही, इसी को हम इंट्राडे बोलते हैं। यानी आप कोई भी पोजीशन जो सेल साइड में बनाना चाहते हैं, इस एग्जांपल के द्वारा यहां पर आपको एक्सचेंज अलाउ करता है कि आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बना लीजिए, बट ऑन अ कंडीशन कि आपके पास ये ऑब्लिगेशन रहेगी कि आपको वो केवल इंट्राडे के लिए ही अलाउ करेगा, और आपको एंड ऑफ द डे यानी मार्केट खत्म होने से पहले आपको वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी निल करना पड़ेगा। उसमें आपका लॉस हो प्रॉफिट हो ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर एक्सचेंज इसके लिए बिल्कुल भी किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, और जब वो स्टॉक नीचे जाएगा, आपके टारगेट के आसपास आ जाएगा, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे यहां पर हम समझते हैं कि हमने XYZ शेयर को सेल कर दिया 110 रुपीज पर, और हमको लगता है दिन के दौरान ये शेयर जो है 100 रुपीज तक आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको 100 रुपीज पर बाय कर लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि ये शेयर आज 10% नीचे जाने वाला है। तो क्योंकि इस केस में हमने शॉर्ट सेल किया,
जो हम कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, एक्सचेंज हमें अलाउ करता है। और यहाँ जो प्रॉफिट हमने बनाया शॉर्ट साइड का ट्रेड क्रिएट करके, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइड ट्रेड्स, शॉर्ट सेल। और यहाँ भी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपए होगा। तो मार्केट में ये दो तरीके से काम किया जाता है, लॉन्ग साइड ट्रेड भी, शॉर्ट साइड ट्रेड भी। बट इक्विटी में जब हम काम करते हैं तो इक्विटी में केवल हम शॉर्ट साइड वाला ट्रेड जो कर सकते हैं वो इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको जानकारी दी। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है कि आपको लॉन्ग साइड सेल साइड में कुछ क्लैरिटी नहीं मिली हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सर एक बार और बता दीजिए ना। देखिए, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आपको कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप जी पूछ जी, सकते हैं, क्योंकि देखो लिख ही दिया है मैंने, अब आपको क्या नहीं समझ में आया पूछना पड़ेगा आपको। यही ये शॉर्ट साइड जो वाला लिखा हुआ है सर, ये समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, मान लीजिए एक स्टॉक है 110 रुपए का, जी और ये आपको लगता है कि आज नीचे जाने वाला है, यानी ये गिरकर हो जाएगा 100 रुपए, तो क्या जी। आप इसे खरीद कर पैसा बना सकते हैं? नहीं। नहीं ना, खरीद कर जी पैसा नहीं बना सकते। जी। तो इसको बेचकर पैसा बनाया जा सकता है। सर जब ये अपने पास है ही नहीं तो इसे सेल सेल कैसे करेंगे? तो यही तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जी मैंने क्या बोला, इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, जी। जी इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं इसको। आप बताइए, आप क्या डाउट है? तो देखिए कर सकते हैं। इंट्राडे क्या होता है ये पता है आपको? जी जी, वो सेम डेज पे ओपन क्लोज जो पूरा करेक्ट कंप्लीट करना करेक्ट रहता है करेक्ट। जी। तो इंट्राडे के लिए आप इसे सेल कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंस होगा इसका वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे इस एक एग्जांपल में हमने क्या देखा है, हमने जी 110 पे सेल कर दिया, जी और जब ये नीचे आया तो हमने बाय कर लिया। जब हमने सेल को जब हमने शेयर को सेल किया तो हमारे पास शेयर नहीं थे, यानी जी हमने क्या किया, वो एक्सचेंज से एक क्रेडिट ले लिया, उधारी ले ली, जी जी और उसको जैसे ही शेयर नीचे आया वापस कर दिया, जैसे क्रेडिट कार्ड में करते हैं आप, पहले जी यूज कर लेते हैं, बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं। जी जी तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से समझिए, यहाँ पर आपके पास शेयर नहीं है, पर आपको क्योंकि जी लगता है कि ये आपको सस्ता मिल जाएगा तो आपने पहले सेल कर दिया, जो जी एक्सचेंज आपको अलाउ करता है इंट्राडे के लिए। और जब स्टॉक नीचे आया तो आपने सेम डे को बाय कर लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट है, जो 10 रुपए हमने यहाँ पर लिखा है। जी ठीक है, तो इसी को शॉर्ट सेल कहते हैं, और ये आप कर सकते हैं इंट्राडे के लिए इक्विटी मार्केट में। जी जी। अच्छा, ये प्रोसेस सिर्फ इंट्राडे के लिए है? जी। जी सर। एक क्वेश्चन था, आपने कहा था कि इक्विटी इंट्राडे में हम सिर्फ शॉर्ट साइड ही कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, इसका मतलब क्या? शॉर्ट साइड इंट्राडे कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने ये नहीं बोला इंट्राडे सिर्फ इंट्राडे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। शॉर्ट साइड इंट्राडे कर सकते हैं, देखिए मैंने शॉर्ट साइड लिखा है, ये हम्म। केवल इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। सपोज मुझे लगता है कि कोई शेयर 10 दिन में एक लेवल तक गिर सकता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आप आगे पढ़ेंगे, ओके। उसके लिए आप आगे पढ़ेंगे, अभी इक्विटी का समझिए सिर्फ, है ना। ठीक। और बताइए, किसी का कोई डाउट है तो। सर इक्विटी में इंटरडे में लॉन्ग साइड भी कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, सो आगे चलते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि मैं आपको हेजिंग समझा सकूं, जो इन्वेस्टर का चौथा टाइप है, हेजर। अब टेक्निकली ये हेजर क्या होता है, कौन होता है, और ये किस तरह से की जाती है, इसी को समझाने के लिए मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि हेजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं। जो भी मार्केट में आपका रिस्क है उसको आप जीरो कर देते हैं ऑलमोस्ट। इसी प्रोसेस को हम हेजिंग बोलते हैं, और जो ये परफॉर्म करता है उसे हेजर बोला जाता है, जो इन्वेस्टर का चौथा टाइप है। अब इसे कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो समझने की कोशिश करिए। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था कि हमारे यहाँ पर दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी है एंड बीएससी है, एंड सम स्टॉक्स आर कॉमन लिस्टेड ऑन बोथ एक्सचेंजेस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्टॉक जो दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसका नाम है आईटीसी। तो आईटीसी आपको एनएससी पर भी मिलता है और आईटीसी आपको बीएससी पर भी मिलता है।
अब यहां पर दोनों एक्सचेंजेस पर हम आईटीसी को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यहां पर आईटीसी का भाव, अगर मैं अज्यूम करता हूं आईटीसी का भाव है 430, तो यहां भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 50 पैसे, 1 रुपए का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। पर क्योंकि हम हेजिंग समझ रहे हैं तो हम यहां पर सेम एग्जांपल को समझते हैं। तो अब यहां पर एनएससी पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन बना ली है आईटीसी को बाय करके, यानी लॉन्ग टर्म में आपने आईटीसी को बाय कर लिया है और ये बाय की पोजीशन आपने बनाई है 430 रुपीज पर। और अब आपने टेक्निकल चार्ट को देखा या आपने कुछ भी एनालिसिस किया बेस्ड ऑन आईटीसी रिजल्ट और बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, तो आपने ये देखा कि भाई आईटीसी 10 रुपए यहां से नीचे जाने वाला है, 420 रुपए तक गिर जाएगा। तो यहां पर 10 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा, जो आपका नोशनल लॉस होगा टेक्निकली, क्योंकि आप उसे बुक करेंगे तभी तो लॉस बुक होगा, क्योंकि आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है। तो टेम्परेरीली क्या होगा कि आईटीसी अगर नीचे आ भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, 10 15 20 दिन में आईटीसी दोबारा से ऊपर चला जाएगा और तब आपका ये लॉस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ज्यादा कोई टेंशन होती नहीं है, हम लोग रोज रोज मार्केट में प्राइस को नहीं देखते हैं। तो हम लोग मार्केट में प्राइस को नहीं देखते हैं तो हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। पर अब क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आपको ये समझ में आता है कि भाई मार्केट में अगर मुझे ये पता है कि आईटीसी 10 रुपए नीचे जाने वाला है तो भाई मैं ये लॉस होता हुआ क्यों ही देखूं, मैं इससे बच भी तो सकता हूं। या आपने शॉर्ट टर्म में अगर कोई पोजीशन बनाई है और जिसमें ये लॉस हो सकता है आपका, तो भी आप आंखों से क्यों देखेंगे, आप इसको रिकवर करेंगे, आप इसको इसको एक तरह से अपने रिस्क को खत्म करना चाहेंगे, वही समझदारी भी होगी। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब मुझे ये जो लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन है ना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी ये पोजीशन ऐसे ही बाय साइड पे मेरी इंटैक्ट रहेगी, इसमें मैं किसी तरह का कोई चेंज नहीं करूंगा और मुझे ये 10 रुपए का जो लॉस है वो किसी तरह से बचाना है। अब इसे बचाने के लिए जो मैं पोजीशन क्रिएट करूंगा मैं उसी को हेजिंग करूंगा और हेजिंग से ही मैं उसको बचा पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पोजीशन को एज इट इज यहां पर छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर मैंने इस पोजीशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ की तो मेरी पोजीशन यहां पर निल हो जाएगी और निल पोजीशन से मैं हेजिंग का मतलब नहीं समझ पाऊंगा। तो हेजिंग समझने के लिए ये पोजीशन एज इट इज यहां पर इंटैक्ट रहनी चाहिए और यहां पर मैं एक नई पोजीशन क्रिएट कर देता हूं, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले समझा था। तो यहां पर मेरी बाय साइड की पोजीशन है, मैं यहां पर सेल साइड की पोजीशन क्रिएट कर देता हूं और मैं यहां पर 430 पे अगर इसको सेल कर देता हूं और जब ये नीचे जाएगा 420 पर तो मैं यहां पर बाय कर लूंगा, तो मेरे को यहां पर 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने सेल किया अभी जो हमने कुछ देर पहले समझा था। और ये मैं इंट्राडे के लिए कर सकता हूं, आपको ये भी मैंने बताया था। तो अब यहां पर आप देखोगे कि इस पोजीशन में मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट आया और यहां पर मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ। तो टेक्निकली तो ये जो लॉस है ये प्रॉफिट से सेट ऑफ हो गया और यहां पर मेरा जो लॉस हुआ वो जीरो हुआ। अब इसी को हेजिंग कहा जाता है। यानी कि हेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आप अपने रिस्क को खत्म करने के लिए करते हैं। उसमें दो पोजीशन आपको साइमल्टेनियसली बनानी होती है और दोनों की दोनों पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एक बाय साइड की होती है तो दूसरी सेल साइड की होती है, क्योंकि तभी आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा। अगर दोनों बाय या दोनों सेल की कर ली तो आपका रिस्क मिनिमाइज नहीं होगा और हेजिंग भी उसे नहीं बोला जाएगा। तो ये इन्वेस्टर का चौथा टाइप होता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट में आप काम करते हैं तो हेजिंग करके कई बारी आप बहुत बारी अपने लॉस को बचा पाते हैं। अब यहां पर हेजिंग से रिलेटेड, हेजर से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये एक पोजीशन मेरी लॉन्ग टर्म की है और दूसरा जो हेजिंग कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म में कर रहा हूँ। सपोज शेयर मूव ना हुआ और अगले दिन वो डाउन चला गया तो। अभी तो सर आपको हाइपोथेटिकली ये मानना है कि जो हमने सोचा है वैसा ही होगा। अगर आप वैसे सोचेंगे तो फिर इसका मतलब फिर ना कंफ्यूजन होगी, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ इतना ही समझें
क्योंकि अगर ऐसा होगा कि उस दिन पोजीशन बनाई आपने और नीचे नहीं आई, तो आप फ्यूचर से हेज करेंगे, जो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अभी तो सिर्फ इसे ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है। सर सर हमें मतलब हेजिंग शॉर्ट सेल से ही करनी है, राइट? शॉर्ट सेल करके ही एक तरीका है हेज करने का। राइट। एक बाय की पोजीशन बन गई, एक सेल की पोजीशन बन गई। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। जैसे एनएससी में मैंने लॉन्ग टर्म शेयर लिए हुए हैं, हम्म। तो जो मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा वो मैं किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में ही बनाऊंगा या वो मैं एनएससी में भी बना सकता हूँ? देखिए, अगर आपने एनएससी टू एनएससी बनाया तो आपकी पोजीशन नील हो जाएगी ना। अच्छा। अगर आपने मान लीजिए एनएससी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई और हम्म। यहीं पर आपने सेल कर दिया, तो आपकी पोजीशन तो नील हो गई, है ओके, ठीक है। ना। तो आपको दूसरे एक्सचेंज में बनानी पड़ेगी ताकि ये पोजीशन इंटैक्ट रहे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था। मेरे पास अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं इंट्राडे में उसी एक्सचेंज में उसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकता हूँ? नहीं, करने के लिए कर सकते हैं, पर हेजिंग नहीं होगी ना उसमें। वो रिस्क मैनेजमेंट कर दिया आपने, वो एकदम अलग चीज हो जाएगी और उसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे, हेजिंग नहीं बोलेंगे। हेजिंग के लिए आपको दो अलग अलग पोजीशन बनानी होती है, अलग डायरेक्शन में। चलिए, एक सेगमेंट होता है फ्यूचर, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो मैं आपको समझा देता हूं। तो ये 30 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर भाई पोजीशन मेरे ये 30 दिन में नीचे जाने वाला है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर शॉर्ट कर दिया आपने लेट से 430 पर, और 10 दिन बाद ये प्राइस आया 420 का, तो यहाँ पर 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, आप उससे इसे सेट ऑफ कर दीजिएगा। तो इसे भी हेजिंग बोलेंगे। आप हेजिंग इक्विटी टू इक्विटी भी कर सकते हैं, इक्विटी टू फ्यूचर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और इसमें एक और सेगमेंट ऐड हो जाएगा, ऑप्शंस। पर वो बहुत ज्यादा सटल नहीं होता है, वो उसमें एक रिस्क होता है, इसलिए उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। सो अब यहाँ पर किसी का कोई डाउट है, पूछ लीजिए। हेजिंग सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। सो ये चार तरह के आपने देखा कि इन्वेस्टर्स होते हैं, चार टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और मार्केट में किस तरह से ऑपरेशन होता है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है एक इन्वेस्टर, जिसे हम क्लाइंट का नाम दे देते हैं। ये है इन्वेस्टर, इसको आप क्लाइंट बोल सकते हैं। तो क्लाइंट एक डीमेट अकाउंट ओपन कराता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और वो ब्रोकर के साथ मिलकर मार्केट में अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। और ये जो ब्रोकर है, ये इसका डीमेट अकाउंट ओपन करता है, और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद वो एक्सचेंज की जो भी सर्विसेज हैं उनको अवेल कर पाता है। यानी कि ये जो एक्सचेंज है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज ये जो इन्वेस्टर है ये करता है ब्रोकर की मदद से। अब जैसा कि हमने ये समझा था कि ये जो एक्सचेंज है, ये तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लाखों करोड़ों लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं। अब ये बाय और सेल करना इन्वेस्टर्स का काम है, और एक्सचेंज ने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इन सभी इन्वेस्टर्स को। पर क्या ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो भी ट्रेड करेंगे उसका सेटलमेंट, यानी कि जो इन्होंने बाय किया और जिससे इन्होंने बाय किया, यानी किसी ने सेल किया, तो इसका सेटलमेंट कैसे होता है? तो ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बाइंग सेलिंग हो रही है, इसका रियल टाइम डेटा, जो भी रियल टाइम डेटा है उसको ना ट्रांसफर किया जाता है। ये रियल टाइम डेटा एक्सचेंजेस के इन हाउस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होते हैं, इनको ये डेटा जो है ये ट्रांसफर किया जाता है, जिससे इनको ये समझ में आता है कि भाई कौन से क्लाइंट को शेयर देने हैं और किससे शेयर लेने हैं। यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ये काम होता है कि जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनका गारंटीड सेटलमेंट किया जाता है बिटवीन बायर एंड सेलर। अब ये जो एक्सचेंज है, हम अगर मान लें ये एनएससी है, तो
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है एनएससी का, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अगर मैं मान लूं कि ये बीएससी है, तो बीएससी का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो है आईसीसीएल, यानी इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहां पर जितने भी ट्रेड होंगे उनका सेटलमेंट करेगा ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो एक्सचेंज का एक इन हाउस कॉर्पोरेशन होता है, और इसका काम होता है सिक्योरिटी की गारंटीड सेटलमेंट करना। इस केस में इक्विटी मान लीजिए, तो इक्विटी का गारंटीड सेटलमेंट किया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, यानी जिसने शेयर खरीदा उसको शेयर मिल जाएगा, जिसने बेचा उससे लिया जाएगा। पर अब यहां पर सवाल एक और उठता है कि जब शेयर आपने बेचा तो बेचने के बाद आपके पास पैसा आना चाहिए, तो वो जो पैसा है उसका लेन देन करता है क्लियरिंग बैंक। तो क्लियरिंग बैंक जो होते हैं वो करते हैं फंड का सेटलमेंट। तो जितने भी क्लियरिंग बैंक्स होते हैं, लीडिंग क्लियरिंग बैंक्स हमारे पास 14 हैं इंडिया में, और ये 14 क्लियरिंग बैंक्स का काम होता है कि जो भी पैसे का लेन देन है, जो भी पैसे की ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल की जाए। और हर एक ब्रोकर का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास अपना एक अकाउंट होता है, यानी कि ये जो ब्रोकर है इसका एक सेपरेट अकाउंट होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, सॉरी क्लियरिंग बैंक के पास। और ये क्लियरिंग बैंक जो भी सेटलमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ये सभी की सभी सेटलमेंट की जाती हैं ब्रोकर के अकाउंट में, और फिर जो ब्रोकर होता है ये क्लाइंट के अकाउंट में वही सेटलमेंट कर देता है। तो ये मार्केट का प्रोसेस है, इस तरह से मार्केट का ऑपरेशन चलाया जाता है, मार्केट का ऑपरेशन चलता है। अब यहां पर अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है सर, क्लियर है बस। क्लियर है थैंक यू। सर। सर ये क्लियरिंग बैंक जो आपने बोले 14, ये क्या है? ये नॉर्मल बैंक्स हैं? हाँ जी, ये जो क्लियरिंग 14 ये क्लियरिंग बैंक, क्लियरिंग बैंक्स होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं एक बैंक को एक काम दे देता हूं कि आप क्लियरिंग बैंक का लाइसेंस ले लीजिए, मतलब एक सेगमेंट शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब कमर्शियल बैंकिंग के साथ, मर्चेंट बैंकिंग के साथ, ये भी एक तरह की सर्विसेज होती हैं जो ये देते हैं। और लीडिंग जो भी बैंक है, जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, क्लियरिंग बैंक भी है। ओके। ये बेसिकली एक सेगमेंट है जो किसी भी कमर्शियल बैंक द्वारा चलाया जा सकता है, और इसके लिए सेबी और आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर किसी भी बैंक के पास वो है तो वो क्लियरिंग बैंक बन सकता है। ठीक। ओके, अब चलते हैं हम आगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट टाइमिंग की, या मार्केट टाइमिंग से पहले हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं। तो हमने मार्केट कैपिटल समझ लिया था। मार्केट कैप के बारे में हमने क्या बात की थी लास्ट क्लास में? नहीं की थी ना? नहीं की थी। तो हम मार्केट कैप समझते हैं। मार्केट कैप क्या होती है? तो देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कुछ टर्म जो मार्केट में यूज की जाती हैं, जैसे लार्ज कैप, जैसे मिड कैप, जैसे स्मॉल कैप। अभी क्या होती हैं, सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि इंडियन मार्केट में 7000 प्लस कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। अभी 7000 जो कंपनीज हैं, इनका जो साइज है, यानी कि जो मार्केट में टोटल साइज है, वो एक दूसरे से वेरी करता है। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का और बड़ा है। तो ये जो मार्केट का कैपिटल का साइज है, इसी को हम मार्केट कैप बोलते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, किसी भी स्टॉक का ना एक करंट मार्केट प्राइस होता है। किसी भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक स्टॉक का मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, और उसका एक टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी कि जो भी एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर है उन्हें आप आउटस्टैंडिंग शेयर बोल सकते हैं।
तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी, एग्जांपल के तौर पर 100 करोड़ मान लेते हैं, तो ये 100 करोड़ हो गया। तो अब जो भी वैल्यू निकल के आई उसी को हम मार्केट कैपिटल बोलते हैं, जो डेली बेसिस पर चेंज होता है। अब ये अगर मार्केट कैपिटल मान लेते हैं, अगर हम 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप आ जाएगा, लेट सपोज। तो ये 10,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, इसी को हम मार्केट कैपिटल या मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। और ये डेली बेसिस पर चेंज होगा, क्योंकि ये जो 100 रुपीज का आप करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं, ये डेली बेसिस पर अप डाउन मूव करेगा, और जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब इसमें चेंज होने से इसका मार्केट कैपिटल भी चेंज हो जाएगा, तो डेली बेसिस पर मार्केट कैप चेंज होता है। अब लार्ज कैप हम किसको बोलते हैं? जो टॉप 100 कंपनीज है ना, एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन आर कॉल्ड लार्ज कैप कंपनीज। यानी जिनका मार्केट कैपिटल सबसे बड़ा है टॉप 100 कंपनीज का, उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। एंड उसके बाद 101 से लेकर 250 कंपनीज तक हम बोलते हैं मिड कैप। एंड 251 कंपनी से लेकर रेस्ट ऑफ द जितनी भी कंपनियां हैं उनको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। सर ये जो डेफिनेशन है, ये सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए दी है, और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इसी डेफिनेशन को। तो ये डेफिनेशन अभी लेटेस्ट जो सेबी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो आपने देखा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप किसे कहा जाता है। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। सर ये जो कंपनी की इशूड कैपिटल और टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल वो सेम रहती है ना? क्योंकि जो भी कंपनी शेयर इशू करेगी वो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, या सर इनमें अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट कैपिटल की, तो मार्केट में जो शेयर लिस्टेड है हम उसी की बात करेंगे अभी। कुछ ऐसे भी शेयर हो सकते हैं जो इशू किए लेकिन मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जैसे? प्रेफरेंशियल शेयर्स कहाँ लिस्टेड होते हैं सर? ओके, ठीक। नहीं, इक्विटी शेयर्स तो। सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, और वो भी जो मार्केट में लिस्टेड है। ओके, सो सबको क्लियर है ये? तो आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं डिपॉजिटरी की। अब देखिए, आप सभी के पास डीमैट अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट भी होगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को समझते हैं ताकि डिपॉजिटरी को समझा जाए। तो देखिए, आप सभी के पास बैंक अकाउंट्स हैं, एंड उन बैंक अकाउंट्स में आप क्या करते हैं, आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, और उस पैसे को बैंक आपके बिहाफ पर ट्रांसफर भी करता है किसी को, जिस किसी को आप चाहते हैं कि बैंक आपके बिहाफ पर ट्रांसफर करे। तो टेक्निकली बैंक आपको जो सर्विसेज देता है उसी तरह से सर्विसेज देता है आपको डिपॉजिटरी। आपके पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, जब आप चाहते हैं ट्रांसफर भी करता है, बैंक आपके लिए ये करता है। और डिपॉजिटरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितनी भी सिक्योरिटी होती हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका इक्विटी है, चाहे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, वो डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है। अब ऐसा क्यों है कि डिपॉजिटरी ये काम करता है? तो देखिए, डिपॉजिटरी को ये काम दिया गया है सेबी ने, और ये काम इसलिए दिया गया है ताकि जो स्टॉक मार्केट का कारोबार है, काम है, उसको इजी बनाया जाए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाना चाहता हूं। आपको याद होगा, आज से
हो सकता है आपको याद हो स्कैम 1992, तो उसमें हर्षद मेहता के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर दिखाया गया कि हर्षद मेहता का जो ऑफिस था उसमें बहुत सारे शेयर्स जो थे वो पेपर। ओके, सो सबको क्लियर है ये? तो आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं डिपॉजिटरी की। अब देखिए, आप सभी के पास डीमैट अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट भी होगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को समझते हैं ताकि डिपॉजिटरी को समझा जाए। तो देखिए, आप सभी के पास बैंक अकाउंट्स हैं एंड उन बैंक अकाउंट्स में आप क्या करते हैं, आप पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस पैसे को बैंक आपके बिहाफ पर ट्रांसफर भी करता है किसी को, जिस किसी को आप चाहते हैं कि बैंक आपके बिहाफ पर ट्रांसफर करे। तो टेक्निकली बैंक आपको जो सर्विसेज देता है उसी तरह से सर्विसेज देता है आपको डिपॉजिटरी। आपके पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, जब आप चाहते हैं ट्रांसफर भी करता है, बैंक आपके लिए ये करता है। और डिपॉजिटरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितनी भी सिक्योरिटी होती हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका इक्विटी है, चाहे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, वो डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है। अब ऐसा क्यों है कि डिपॉजिटरी ये काम करता है? तो देखिए, डिपॉजिटरी को ये काम दिया गया है सेबी ने, और ये काम इसलिए दिया गया है ताकि जो स्टॉक मार्केट का कारोबार है, काम है, उसको इजी बनाया जाए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाना चाहता हूं। आपको याद होगा, आज से हो सकता है आपको याद ना हो, तो ऐसा मान लीजिए कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, अगर उन्होंने वेब सीरीज देखी हो स्कैम 1992, तो उसमें हर्षद मेहता के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर दिखाया गया कि हर्षद मेहता का जो ऑफिस था उसमें बहुत सारे शेयर्स जो थे वो पेपर फॉर्म में थे। तो पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं 2000 से पहले के समय में, जो ट्रेडिंग होती थी या जो इन्वेस्टिंग भी होती थी वो पेपर फॉर्म में होती थी, यानी जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में ट्रेड किए जाते थे। अब वो फिजिकल फॉर्म में होने की वजह से काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता था उनको होल्ड करना, क्योंकि उसमें बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी। वो हो सकता है चोरी हो जाते, फट सकते थे, कट सकते थे, भीग सकते थे, चूहा काट सकता था उनको, मतलब कुछ भी हो सकता था। यानी काफी कॉम्प्लेक्स था उनको होल्ड करना। अगर मान लेते हैं आपके पास 2-4 लाख शेयर्स होते और अलग अलग कंपनी के होते, तो आपके आपके घर में शेयर्स ही शेयर्स होते और उनको कैरी करना, उनको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। तो इसीलिए सेबी ने ये रिफॉर्म किया कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर हमको बहुत आगे जाना है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही अपनाना पड़ेगा। और फिर डिपॉजिटरी को स्टैब्लिश करने का काम एक्सचेंजेस को दिया। तो एक्सचेंजेस ने डिपॉजिटरी को स्टैब्लिश किया, इन हाउस कॉर्पोरेशन के तौर पर मान सकते हैं, सब्सिडरी के तौर पर मान सकते हैं। तो हमारे पास इंडिया में 2 तरह की डिपॉजिटरी हैं आज के समय में। और ये जो 2 तरह की डिपॉजिटरी हैं, इसका नाम आप सभी ने आई एम श्योर सुना होगा। एनएसडीएल जो पहली डिपॉजिटरी है जो आपका पैन भी ओपन करती है, और दूसरी है सीडीएसएल जो मार्केट में लिस्टेड प्लेयर भी है। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये जो 2 कंपनीज हैं, ये जो 2 डिपॉजिटरीज हैं, ये आपकी सिक्योरिटी को, शेयर्स को या इसके जैसी जो भी सिक्योरिटी होती है उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने का काम करती हैं, और जिसके लिए आप एनुअली इनको पे भी करते हो। यानी कि जब भी डिपॉजिटरी आपको सर्विसेज देती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो आपकी सिक्योरिटी है उनको होल्ड करती हैं, तो बदले में आप सिक्योरिटी को के चार्जेस देते हैं, जिसे हम एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं या चार्ज बोलते हैं, जो इनकी मेजर कमाई होती है। तो अब एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये कि जब भी आप 50,000 के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी डिपॉजिट कराया जाता है। वो इसीलिए कराया जाता है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर रह सके,
इनके सर्वर पर, और आईटी डिपार्टमेंट को जब भी उसकी जरूरत पड़े तो आईटी डिपार्टमेंट इन लोगों से वो ट्रांजैक्शन की डिटेल ले ले। तो ठीक इसी तरह से आपकी सारी डिटेल जितनी भी होती है ट्रांजैक्शंस अबव 50,000 इनके पास सिक्योर रहती है इनके सर्वर पर, और ठीक उसी तरह से जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं सिक्योरिटी वाइज भी, वो भी इनके पास सिक्योर रहती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी की सारी चीजें डिपॉजिटरी होल्ड करता है। तो आपने जाना ये डिपॉजिटरी क्या होता है। अब ये जो एनएसडीएल है ये सब्सिडी कंपनी है एनएससी की, और ये जो सीडीएसएल है ये बीएससी की सब्सिडी कंपनी है। अब आपके जो ब्रोकर होते हैं उनका एक अकाउंट होता है, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उनका अकाउंट होता है इन दोनों के पास, जिसके पास ब्रोकर चाहे। तो आपके ब्रोकर के पास जो शेयर्स हैं, आप जो शेयर्स परचेज कर रहे हैं, वो टेक्निकली आपके ब्रोकर के पास नहीं है, वो इन डिपॉजिटरी के पास होल्ड है, और जिसके बदले में ये आपसे सालाना 500 रुपए एएमसी चार्ज भी लेते हैं। ये एएमसी चार्ज लेते हैं और यही इनकी कमाई है, राइट। तो डिपॉजिटरी किस तरह से कमाती है ये आपको समझ में आया, डिपॉजिटरी क्या होती है आपको समझ में आया, और इसका रोल क्या होता है ये आपको समझ में आया। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। क्लियर सर। ओके, सो अब हम बात करते हैं मार्केट टाइमिंग की। अब देखिए मार्केट टाइम क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि मार्केट चलती है, आप सभी को पता है कि मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर और 3:30 तक मार्केट चलती है। बट मैं आपको जानकारी दूंगा कि एक मार्केट और चलती है जो 3:40 से लेकर 4 PM तक भी चलती है। अब ये मार्केट टाइमिंग क्या होती है, कैसे चलती है, इसे समझते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट 9 AM से लेकर 4 PM तक चलता है। तो इसमें मार्केट के कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है जिसे हम कहते हैं प्री ओपन मार्केट सेशन। तो ये जो प्री ओपन मार्केट है ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो प्री ओपन मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होता है, और पहला फेज जो इसका होता है 9:07 तक होता है। अब ये जो 9 बजे से लेकर 9:07 तक का समय है, इसको हम बोलते हैं बिड फेज। अब ये बिड फेज है। अब ये बिड फेज में क्या होगा कि आप लोग जो भी प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आप अपनी बिडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि ये ए ट्रेडर है, ये XYZ शेयर को खरीदने की बिड डालता है। मान लेते हैं ये बिड डालता है 100 रुपीज पर, तो ये डाल सकता है। ये बाय करने की बिड डालना चाहता है 100 रुपीज पर, ये डाल सकता है। इसे डालने के लिए इसके पास जो टाइम है वो ये वाला टाइम होना चाहिए। इसके बाद अगर मान लेते हैं 9:08 हो गए, तो फिर ये अपनी बिड नहीं कैंसिल कर पाएगा और ना ही उसको मॉडिफाई कर पाएगा। पर अगर ये चाहता है कि मैं अपनी बिड को कैंसिल कर दूं या मॉडिफाई कर दूं, तो वो करने के लिए इसके पास समय है ये 9 मिनट, और इस 9 मिनट में ये अपनी बिड को कैंसिल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी ये चाहे कि अपनी बिड को मॉडिफाई कर दे, कर सकता है। अगर ये चाहे अपने बिड को कैंसिल करना तो भी कर सकता है। पर ये करने के लिए सिर्फ इसके पास 7 मिनट है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं बिडिंग फेज। दूसरा फेज होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर मैचिंग फेज, और ये ऑर्डर मैचिंग जो होता है, ये जो फेज होता है ये चलता है 9:08 से लेकर 9:15 तक। अब यहां पर मान लेते हैं कि एक ट्रेडर है बी और इसने XYZ शेयर को सेल करने की बिड डाली थी, 100 रुपीज पर सेल करने की बिड डाली थी। तो आप देखेंगे कि सामने से 100 रुपीज पर बायर था और सामने से 100 रुपीज पर सेलर था। तो ये बिड मैच हो जाएगी टेक्निकली। तो ये बिडिंग मैच करने के लिए ये एक्सचेंज के पास 7 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये
इस सेशन का जो दूसरा फेज होता है जिसको हम कहते हैं बिडिंग फेज या ऑर्डर मैचिंग फेज, ये चलता है 9 बजे से 8 मिनट तक से लेकर 9:15 तक। तो इसमें आप ये दोनों काम कर सकते हो, पर मेक श्योर कि जो आप बिड डालोगे, जो भी बिडिंग डालोगे आप, वो 20% माइनस प्लस होनी चाहिए। यानी जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा किसी भी स्टॉक का, उसके 20% नीचे और 20% ऊपर की ही बिड आप डाल पाओगे, उसके बियॉन्ड में आप नहीं डाल पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, तो आप नीचे बिड डाल सकते हो मैक्सिमम 80 रुपीज की, एंड ऊपर बिड डाल सकते हो 120 रुपीज की। तो ये सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं प्री ओपन मार्केट सेशन। यहां पर किसी का कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरा जो सेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर मैचिंग सेशन, सॉरी नॉर्मल मार्केट सेशन। अब ये जो नॉर्मल मार्केट सेशन है ये चलता है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 PM तक। अब इस सेशन में क्या होता है? इस सेशन में आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला, जो आप ऑर्डर डालोगे वो मार्केट प्राइस ऑर्डर डाल सकते हो जब तक मार्केट ओपन है नॉर्मल मार्केट टाइमिंग में। और दूसरा जो आप ऑर्डर डाल सकते हो वो लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, यानी लिमिट प्राइस को ऑप्ट करके डाल सकते हो। अब ये मार्केट ऑर्डर किसे कहते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अभी किसी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, तो करंट मार्केट में 100 रुपीज पर वो चल रहा है, तो इसी को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। यानी जो आपकी स्क्रीन पर प्राइस है वही मार्केट प्राइस है, पर आपको लगता है कि ये शेयर 100 रुपीज पर आप नहीं खरीदना चाहते, हो सकता है इसको आप 99 रुपीज पर खरीदना चाहें। तो जब आपने इसकी बिड डाली 99 रुपीज की, तो ये 99 रुपीज की जो बिड है इसी को हम लिमिट प्राइस बोलते हैं। तो आप इन दोनों प्राइस पर इस मार्केट के टाइमिंग के दौरान आप ट्रेड ले सकते हैं, अपनी बिडिंग डाल सकते हैं। यहां पर मार्केट प्राइस पर इमीडिएटली शेयर आपको मिल जाता है, और शेयर आपको आपके जो मैसेज के थ्रू आपको समझ में आ जाता है कि भाई आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है और एक्सचेंज ने आपको शेयर दे दिया है। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बाय की बिड डालता हूं 100 रुपीज पर, एंड स्क्रीन पर सामने प्राइस है 100 रुपीज का, तो वो शेयर 100 रुपीज पर मुझे मिल जाएगा, उसी को एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बोला जाएगा। यहां पर जब तक 99 रुपीज का प्राइस नहीं आएगा, मेरा जो ट्रेड है वो मुझे नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जैसे ही 99 का प्राइस आएगा मुझे मेरा ट्रेड तब मिलेगा। मान लेते हैं दिन के दौरान मैंने एक लिमिट बिड डाली, लिमिट ऑर्डर प्राइस बिड डाली, और पूरे दिन ये प्राइस नहीं आया, तो जैसे ही 3:30 का टाइम ओवर होगा, मेरी बिड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और मुझे नेक्स्ट डे अगर दोबारा से यही प्राइस पर खरीदने के लिए मैं चाहता हूं कि बिड डालूं, तो मुझे नेक्स्ट डे दोबारा से इस प्राइस के लिए बिड करना पड़ेगा। और उस दिन भी अगर बिड आई तो ठीक है, नहीं आई तो ऑटोमेटिकली फिर 3:30 पर मेरी बिड कैंसिल हो जाएगी, और मुझे हर बार नई बिड लगानी पड़ेगी शेयर को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे ये नॉर्मल मार्केट सेशन आपने देखा किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर जो तीसरा सेशन होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग सेशन। तो पोस्ट क्लोजिंग सेशन टेक्निकली तो मजबूरी वाली मार्केट होती है, मर्जी वाली मार्केट नहीं होती है, जो चलती है 3:40 से लेकर 4 PM तक। और इसमें आप अपनी कोई ऑब्लिगेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए लक का बहुत साथ होना जरूरी है, क्योंकि ये केवल लक के बेसिस पर किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी आपको एक क्लास के शुरू में हेजिंग बताई थी जिसमें आप शॉर्ट सेल करते थे, और शॉर्ट सेलिंग में मैंने आपको बताया था कि ये केवल आप इंट्राडे के लिए ही कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड किया जो शॉर्ट साइड पे किया था। अब क्योंकि शेयर तो आपके पास था नहीं और आपने वो शॉर्ट साइड के लिए एक ट्रेड ले लिया, तो उस केस में अगर आपने 3:30 तक
अपनी पोजीशन को कवर नहीं किया, यानी कि अपनी पोजीशन को आपने नील नहीं किया, किसी भी वजह से आपका इंटरनेट डाउन हो गया या आपके घर में किसी तरह की कोई गेस्ट आ गए जिनके साथ आप बिजी हो गए और आप उस पोजीशन को नील नहीं कर पाए, तो क्या होगा? होगा ये कि जो आपकी पोजीशन है वो शॉर्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और कैरी फॉरवर्ड तो आप कर नहीं सकते, मैंने अभी आपको बताया था, वो इंटरडे में एक्सचेंज आपको अलाउ करता है। तो आपके ऊपर एक्सचेंज पेनल्टी लगा देगा उस केस में। और उस पेनल्टी से बचने के लिए ये जो पोस्ट क्लोजिंग सेशन है ये आपकी मदद करता है कि आप यहां पर एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर सामने से कोई सेलर आया आपकी ऑब्लिगेशन को नील करने के लिए तो आप भाग्यशाली रहेंगे और आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। पर इस बात की संभावना 0.1% है कि आपको कोई हेल्प कर पाएगा। तो यहां पर अभी आपके पास सेल साइड के शेयर थे जो आपने शॉर्ट सेल किए थे, तो उस ऑब्लिगेशन को नील करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा उन शेयर्स को। तो XYZ शेयर आप जो बाय करना चाहते हैं, मान लेते हैं XYZ शेयर आप बाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप केवल क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो क्वांटिटी लेट सपोज आपके पास 1000 थी एंड प्राइस को आप 0 कर देंगे। प्राइस को सेलेक्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है क्योंकि आपकी मजबूरी है, मर्जी नहीं है, और ये मजबूरी वाली मार्केट है, मैंने बोला था। तो यहाँ पे प्राइस को 0 कर देंगे। अगर कोई देखने आया तो आपका भाग्य रहेगा, और अगर कोई भी 1000 क्वांटिटी अगर सामने से बेच देता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो नील हो जाएगी और आप पेनल्टी से बच जाएंगे। बट इस बात की संभावना 0.1% है, जैसा मैंने आपको कहा। अब ये जो प्राइस मैंने बोला 0 करके डालना है, तो इसका एक मैकेनिज्म होता है कि 3 बजे से लेकर 3:30 तक जो भी प्राइस में एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है उसका एवरेज प्राइस लेकर यहां पर सेटलमेंट हो जाएगा। उसका एवरेज प्राइस लेकर यहां पर आपको मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म होता है, इसीलिए इसको 0 करके डाला जाता है। तो ये 3 सेशन होते हैं जैसा आपने समझा, और आप इन 3 सेशन में मार्केट में काम कर सकते हैं। अब इनमें से किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर मेरे डाउट्स हैं। पहला क्वेश्चन सर ये है, जैसे हम लोग मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर हम लोग डालते हैं तो एक्टिव और पैसिव ऑर्डर बन जाते हैं, लेकिन एक डे ऑर्डर होता है और एक डिलीवरी ऑर्डर भी होता है। वो आगे पढ़ोगे, अभी इसके बारे में पूछो। अच्छा सर, जब इसकी हमारे को डिलीवरी मिल जाती है, मतलब जब मैं इसकी डिलीवरी ले लूंगा, तो अगर मेरे को कोई सेलर मिलता नहीं है पोस्ट सेशन मार्केट के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा? कितनी पेनल्टी लगेगी? और इसको मैं सर, पेनल्टी लग गई ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन तो मेरे पास ऑप्शन होगा ना इसको सेल आउट करने का। जब पेनल्टी लग गई तो दोबारा क्यों सेल करना है? नहीं मतलब मेरे को मान लो तुम्हारा चालान कटा, तुमने रेड लाइट क्रॉस की, तुम्हारा चालान कट गया। अब चालान कट गया, केस खत्म हो गया ना वहीं पे। अब दोबारा क्यों चालान भरना चाहते हो या दोबारा क्यों राइट को क्रॉस करना चाहते हो? तो ये फिर ऑटोमेटिकली पेनल्टी देने के बाद ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तभी तो पेनल्टी लगी है। मेरे को लगा इसकी डिलीवरी मिल जाएगी और उसके बाद ये हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। नहीं, और बताओ किसका क्या सवाल है? सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये वाला पोस्ट क्लोजिंग वाला। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे के लिए अलाउड होती है, राइट? जी मान लेते हैं आपके घर में कोई गेस्ट आ गया या इंट्राडे में आप किसी भी वजह से सेटल नहीं कर पाए अपनी पोजीशन को, जी तो ठीक उसी तरह से होगा ना कि क्रेडिट कार्ड का बिल जिस दिन होता है उस दिन अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिट कार्ड आप पे पेनल्टी इंपोज कर देता है, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं आप। जी तो ठीक उसी तरह से जब एक्सचेंज में आपने शॉर्ट सेल किया तो उस पोजीशन को आपने नील करना था मार्केट क्लोजिंग तक, यही नियम कहता है। जी जी पर किसी वजह से आप नहीं कर पाए तो आपके ऊपर भी तो पेनल्टी लगनी चाहिए ना। जी वही एक्सचेंज आप पर पेनल्टी लगा देगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। पर जी उस जी पेनल्टी से बचना चाहते हो तो एक ट्राई कर सकते हो इस 20 मिनट में, 3:40 से लेकर 4 PM तक। जी उसमें कोशिश कर लो, अगर अगर हो सकता है कि लक ने साथ दिया तो सामने से कोई बेच देगा। बाकी तो इस मार्केट पोस्ट क्लोजिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कैसे काम करते हैं, तो जब पता ही नहीं है तो करते ही नहीं है। जी जी तो आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट सेल जब करते हैं तो मेक श्योर 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, जैसे मैं बाद में बताता पर अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जी तो 2 तरह के नॉर्मली ऑर्डर होते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर को पिक करते हैं तो आप
इंट्राडे और डिलीवरी। अब ये डिलीवरी ऑर्डर का मतलब है कि आपने जो पोजीशन बनाई है वो आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप नहीं काटेंगे, और इंट्राडे का मतलब है कि ये ऑटो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पोजीशन केवल इंट्राडे के लिए वैलिड होगी। जैसे ही 3:10 होंगे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, नील हो जाएगी, चाहे आप करें या ना करें। तो जब भी हम शॉर्ट साइड ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, तो मेक श्योर कि इंट्राडे में ही उसे करें, ताकि अगर आप भूल भी जाएं, आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए, तो आपका जो ट्रेड है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए और आप पेनल्टी से बच जाएं। राइट जी। और बताइए क्या नहीं समझ में आया? और किसी का कोई सवाल, या आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। जी। अब हम बात करते हैं ऑर्डर मैचिंग की। अब ऑर्डर टाइप तो मैंने आपको बता दिया, अब ऑर्डर मैचिंग की बात करते हैं। अब देखिए, जो ऑर्डर मैचिंग होते हैं उसका दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है बाय टाइम या बाय प्राइस, समझिए पहला, और दूसरा होता है बाय टाइम। अब जब भी ऑर्डर मैच होते हैं तो यही मैकेनिज्म से मैच किए जाते हैं। एक्सचेंज पर आप जैसा कि जानते हैं लाखों करोड़ों लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं, ये कोई भी इंसान हो सकता है। पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं रिलायंस के शेयर खरीदने हैं और रिलायंस को ये बाय करना चाहते हैं, और बाय करने के लिए ये बिड डालते हैं 2300 पर, और जो क्वांटिटी ये चाहते हैं रिलायंस की बाय करना, वो 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। और जिस टाइम पर इन्होंने ये बिड डाली है वो टाइम था 10:20 सुबह का। अब इसी तरह से ये दूसरे कोई इन्वेस्टर हैं, ये भी रिलायंस को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि रिलायंस में लाखों करोड़ों लोग रोज खरीदारी करते हैं, और ये भी बिड जो डालते हैं ये 2300 पर डालते हैं, और इनकी क्वांटिटी भी 100 होती है, और बाय चांस इनका भी टाइम जो है यही होता है। यानी अब यहां पर एक और दो, ये जो ट्रेडर हैं, दोनों का ऑर्डर पूरी तरह से क्लैश हो गया है, पूरी तरह से मैच हो गया है। दोनों ही बाय करना चाहते हैं पूरी तरह से। आप देखेंगे टाइम भी एक है, प्राइस भी एक है, और क्वांटिटी भी सेम है। अब इस सिचुएशन में ये तीसरे जो ट्रेडर हैं, ये रिलायंस की सेल क्वांटिटी लेकर आ जाते हैं, यानी इनको अब रिलायंस के शेयर को सेल करना है 2300 में। और मजे की बात यह है कि इनके पास 100 शेयर हैं। अब ये 100 शेयर्स की क्वांटिटी लेकर आ जाते हैं, तो यहां पर क्योंकि इनको ये नहीं पता कि इनमें से कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा रिश्तेदार है, इनको नहीं पता, तो एक्सचेंज के मैकेनिज्म के हिसाब से इन दोनों को ही 50-50 शेयर्स ये जो तीसरे ट्रेडर हैं ये दे देंगे। तो ये सेल करेंगे, 50 क्वांटिटी इनको दे देंगे, 50 क्वांटिटी इनको दे देंगे, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है स्प्लिट हो जाएगी। बट अगर ये पहले ट्रेडर चाहते हैं कि नहीं, ये 100 शेयर मुझे मिले, तो इनको बेस्ट बायर बनना पड़ेगा, जहां पर प्राइस का रोल आ जाएगा। और अगर ये बेस्ट बायर बनेंगे तो यहां पर ये अपनी बिड को इंक्रीज कर देंगे 2300.5 पैसा। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2300 रुपए 5 पैसे की बिड डाल दी, यानी सेकेंड बायर से 5 पैसे ऊपर। तो जैसे ही इन्होंने ये बिड डाली, ये जो सेलर हैं इनको सारे के सारे शेयर्स दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस्ट बायर होता है
उसको चीज पहले मिलती है। अब सपोज करिए कि अगर ये बेस्ट बायर नहीं बनते तो क्या होगा। अब यहां पर दूसरा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो टाइम के हिसाब से होगा। तो मान लेते हैं ये जो पहले ट्रेडर हैं ये 1 मिनट पहले आए होते इनसे, यानी ये आए होते 10:19 पर, तो ये जो क्वांटिटी है इनको दी जाती, तब भी ए को ही दी जाती, क्योंकि इन्होंने जो बिड प्लेस करी थी वो 1 मिनट पहले करी थी दूसरे ट्रेडर की तुलना में। तो यहां पर जो ऑर्डर मैचिंग होता है उसका मैकेनिज्म बाय टाइम और बाय प्राइस होता है। दोनों के एग्जांपल मैंने आपको यहां पर बता दी। तो पहले जो आएगा उसको पहले मिलेगा अगर प्राइस सेम है, और अगर प्राइस जिसका बेस्ट बायर का है तो उसको पहले चीज मिलती है, टाइमर को नहीं मिलती है। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। 9 to 9 7 तक जो टाइम रहता है बिट का, वो टाइम का बेनिफिट लेने के लिए लेते हैं या उसका पर्पस क्या रहता है? वो तो एक्चुअली में प्राइस डिस्कवरी के लिए बनाया है कि आप मार्केट खुले बिना ही, यानी मार्केट ओपन होने से पहले आप कुछ भी प्राइस जिस पर खरीदना या बेचना चाहते हैं आप बिड डालकर खुश हो सकते हैं। नॉर्मली तो वो बिड कभी आती नहीं है जो भी आप डालते हैं, पर कई लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है ये काम करना, तो इसलिए वो की जाता है। अदरवाइज उसका रोल बिल्कुल अलग है। सब बिट तो पीएनटी से आती है बस। सही सर। जी, और बताइए किसी का कोई डाउट है तो आगे चल सकते हैं। यस सर। चलिए तो आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं देखिए जो कंपनी होती है ना बीएससी में, उसका कैटेगरी होती है। तो बीएससी की कैटेगरी होती है जो एनएससी में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के हिसाब से होती है। तो जो बीएससी की कैटेगरी होती है वो किस हिसाब से होती है वो समझाता हूं मैं। पहले सबसे पहले होती है एक ए कैटेगरी के शेयर्स। अब ये ए कैटेगरी किसको बोलता है बीएससी? बीएससी बोलता है कि वो कंपनियां जो बहुत पुरानी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, 50 साल पुरानी कंपनियां हैं या इससे भी ज्यादा, तो ए कंपनी की कैटेगरी में वो उनको रखेगा जो बहुत पुरानी कंपनियां हैं, और साथ ही साथ पुरानी होने के साथ साथ उनका मार्केट कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए। तो मार्केट कैपिटल में जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें हम लार्ज कैप को से डिफाइन करते हैं, तो वो सभी कंपनियां बीएससी में ए कैटेगरी की कंपनियां मानी जाती हैं। तो ए कैटेगरी की कंपनियां कौन सी हुई? वो कंपनियां जो लार्ज कैप हैं, मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है, मैनेजमेंट अच्छा है, डिविडेंड देती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती हैं, ये सभी तरह की कंपनियां ए कैटेगरी की कंपनियां मानी जाती हैं। दूसरी कंपनियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बी कैटेगरी कंपनी। अब ये बी कैटेगरी की कंपनियां बुरी कंपनियां नहीं होती, बल्कि वो कंपनियां होती हैं जो ए के कंपैरिजन में हो सकता है छोटा मार्केट कैप की वजह से या छोटा ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से इस कैटेगरी में डाली गई हैं, यानी बी कैटेगरी की कंपनियां भी बेहतर कंपनियां मानी जाती हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है टी कैटेगरी, और ये एक स्पेशल कैटेगरी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी शेयर टी कैटेगरी में आते हैं उनमें आप इंट्राडे में काम ही नहीं कर पाएंगे। यानी टी कैटेगरी वो शेयर की कैटेगरी है जो इंट्राडे आपको अलाउ नहीं करती कि आप उसमें काम करें। यानी आप किसी भी शेयर में इंट्राडे कर सकते हैं बट टी कैटेगरी में नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि भाई टी कैटेगरी ऐसी क्या स्पेशल कैटेगरी है और क्यों इसे टी कैटेगरी में लाया गया है, किन वजहों से कोई शेयर टी कैटेगरी में आता है? तो उसका रीजन ये होता है कि जब भी किसी शेयर में स्पेक्यूलेशन बढ़ जाती है, उसके प्राइस में वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है, तो कई लोग जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा कमा के इंट्राडे में निकल जाते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बेचारे रिटेलर होते हैं, उनका लॉस हो जाता है। तो सेबी इनको पूरी तरह से मॉनिटर करती है, और ऐसे शेयर जिनमें इंट्राडे में बहुत रिस्क बड़ा हो जाता है वॉलिटिलिटी की वजह से, उसको इस कैटेगरी में डाल देती है, जिससे कि रिटेलर का लॉस ना हो और रिटेलर वॉलिटिलिटी की वजह से होने वाले रिस्क से दूर हो जाए। तो ऐसी कैटेगरी को टी कैटेगरी हम बोलते हैं। और
अगर इंट्राडे में आप काम करना बंद कर दो तो वहां पे जेन्युइन बायर आएंगे जिनको मार्केट में डिलीवरी उठानी होगी, और डिलीवरी तो देखिए आप तभी लेंगे ना किसी शेयर की जब शेयर बेहतरीन होगा, अच्छा फंडामेंटल होंगे, तभी आप डिलीवरी लेते हैं। तो इसीलिए टी कैटेगरी में उन शेयर्स को डाला जाता है जहां पे वॉलिटिलिटी का रिस्क ज्यादा हो और रिटेल का जो लॉस है वो ना हो, इसीलिए टी कैटेगरी में किसी शेयर को डाला जाता है। तो टी कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें आप इंट्राडे के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में है जेड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं रिस्की कैटेगरी ऑफ शेयर्स। तो देखिए, किसी भी कंपनी को जेड कैटेगरी शेयर्स तब बोला जाता है जब उसमें फंडामेंटल शून्य हो जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर कंपनी फेल हो जाती है, और ये कंपनियां फुल ऑफ रिस्क होती हैं, हर तरह का रिस्क इनमें इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए इनको जेड कैटेगरी में डाला जाता है। तो जेड कैटेगरी बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें पूरी तरह से आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको इन शेयर से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप जेड कैटेगरी से दूर रहते हैं तो आप सिक्योर रहेंगे। बट देखो, एक सच और भी है कि जेड कैटेगरी में पैसा बहुत जल्दी बनता भी है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, 2 4 10 रुपए भाव होता है शेयर का। तो जब ये चलते हैं तो 4 4 5 गुना भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं जो रिटेलर होते हैं उनके। तो आपको ऐसे शेयर से वैसे तो दूर रहना चाहिए, पर अगर आपको पता है कि कैसे अच्छे शेयर्स को पिक किया जाता है तभी आप इनमें हाथ डाल सकते हैं। तो इनको कहा जाता है जेड कैटेगरी ऑफ शेयर्स, जिनके फंडामेंटल कुछ खास नहीं होते, कंपनी फेल हो जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर, फंडामेंटल के नाम पर, तो उसको जेड कैटेगरी में रखा जाता है। सर ये रेड कैटेगरी पेनी स्टॉक्स होते हैं ना? हाँ, बताया तो सही मैंने। ओके ओके। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की, यानी कि शेयर का डीपीआर। जेड और सी में क्या डिफरेंस है? दोबारा पूछिए। जेड कैटेगरी और सी कैटेगरी में? सी कौन सी कैटेगरी है? ये जो ए टी टी कैटेगरी है ना। टी कैटेगरी, सॉरी। तो टी टी और कैटेगरी सी। बताया आपको मैंने कि उसमें इंट्राडे में आप काम नहीं कर सकते। और जेड कैटेगरी तो पेनी स्टॉक्स, यानी कि वो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत वीक स्टॉक हैं। ओके सर। टी कैटेगरी वाले स्टॉक फंडामेंटली स्टॉक वीक नहीं है, स्पेकुलेशन की वजह से उनमें रिस्क को कम करने के लिए उसको टी कैटेगरी में डाला गया है, ये रीजन भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको बोला जाता है डेली प्राइस रेंज, यानी डेली एक स्टॉक कितना मूव कर सकता है उसको बोला जाता है डीपीआर। अब देखिए, कोई भी स्टॉक की एक मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है वो आपको डीपीआर से पता चलता है। 7,000 स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में है, सभी के सभी एक दिन में कितना ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, उसके लिए सेबी ने एक्सचेंज ने एक गाइडलाइन तय की है जिसको बोला जाता है डेली प्राइस रेंज, डीपीआर। तो किसी भी स्टॉक का जो डीपीआर होता है वो 2% का हो सकता है, 5% का हो सकता है, 10% का हो सकता है, और 20% का भी हो सकता है। अब देखिए, ये मैक्सिमम रेंज है किसी भी स्टॉक की, यानी ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए एक दिन की ये लिमिट है। यानी सिंगल डे में कोई भी स्टॉक मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, उसकी जो लिमिट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीपीआर बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक स्टॉक जो है 2% के प्राइस बैंड में और उसका करंट मार्केट प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपीज का, तो वो ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा। और अगर वही 5% के सर्किट ब्रेकर में है तो वो ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा। और इसी तरह से अगर उसका सर्किट ब्रेकर है 10% का तो वो ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा। इसी को हम डेली प्राइस रेंज बोलते हैं। एंड फाइनली अगर वो 20% के सर्किट में है तो
तो आपने देखा कि कोई भी स्टॉक का जो सर्किट होता है वो इस तरह से तय किया जाता है। अब जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है अपर सर्किट, यानी ये केस अपर सर्किट का है। और जब भी कोई स्टॉक नीचे जाता है तो उसको बोला जाता है लोअर सर्किट। अब नॉर्मली ये कब लगता है? ये तब लगता है अपर सर्किट जब सारे लोग बायर होते हैं मार्केट में। जब सभी लोग बाइंग कर लेंगे, कोई सेलर नहीं होता, तो अपर सर्किट लगता है। और लोअर सर्किट तब लगता है जब सारे लोग सेल करते हैं, जब कोई भी बाय नहीं करता, तो लोअर सर्किट लगता है। तो जब अपर सर्किट लगता है मार्केट में तो आप बाय नहीं कर सकते, पर अगर आपके पास शेयर है ऑलरेडी तो आप सेल कर पाएंगे। और अगर लोअर सर्किट लगा हुआ है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग बिकवाली कर रहे हैं तो आप शक्तिमान बन के बाय कर सकते हैं। पर अगर आपने शेयर को सेल करना है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोअर सर्किट पे सभी लोग सेल कर रहे हैं, सामने से कोई बायर नहीं है। तो आप ये काम कर सकते हैं लोअर सर्किट और अपर सर्किट में। तो ये एक दिन की मैक्सिमम लिमिट होती है जो किसी भी शेयर में आप लोग देखते हैं। इसी को कहा जाता है डेली प्राइस रेंज। यहां पर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर ये लिमिट इसके ये खुद डिसाइड हो जाती है डिपेंडिंग ये कितना एक्सचेंज बाई हुआ, डिसाइड कितना करता है। सेल हुआ। एक्सचेंज डिसाइड करता है। अच्छा अच्छा सर ठीक है। सर ये एक बार लोअर सर्किट वाला एक्सप्लेन कर देना फिर से सर। हाँ जी, सर ये लोअर सर्किट वाला एक बार फिर से बताना सर। देखो आपके सामने लिखा हुआ है ना, आप इसे पढ़ो। लोअर सर्किट का मतलब है कि एक दिन में स्टॉक कितना गिर सकता है। तो ये देखो ठीक है 2% सर। का सर्किट है। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है तो 100 रुपीज का 2% कितना हुआ? 2 रुपए। सर एक सेकंड। तो अगर अपर ये हाँ सर्किट 2 रुपये। लगाएगा वो तो 2 रुपए ऊपर चला जाएगा, 2 रुपए नीचे चला जाएगा। अगर ठीक पांच है सर। परसेंट का सर्किट है तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ? 5 रुपए। ऊपर चला जाएगा 5 रुपए या नीचे चला जाएगा 95 तक। नीचे जाएगा तो लोअर सर्किट है, ऊपर जाएगा तो अपर सर्किट है। अपर सर्किट कब लगेगा? जब सभी लोग बाय कर लेंगे। लोअर सर्किट कब लगेगा? जब कोई भी बायर नहीं होगा, सभी लोग सेल कर रहे होंगे। ये कुछ ठीक है क्राइटेरिया है सर। जो 5, 10 और 20% का, या फिर अभी ये? मैंने बताया ना कि ये क्राइटेरिया एक्सचेंज तय करता है, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर। ओके। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डीपीआर हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? हाँ, ये डीपीआर ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? किसी भी शेयर को जब बाय सेल करते हो तो वहां मिल जाता है। ओके सर ओके। मैंने इंट्राडे में कोई शेयर बाय किया और उसमें लोअर सर्किट लग गया, तो अभी मैं उसे सेल नहीं कर सकता, तो ये पोजीशन कैसे क्लियर ऑफ होगी? तो आपको वेट करना पड़ेगा जब वो सर्किट उसका ओपन हो। जिस दिन ओपन होगा फिर उस दिन आप सेल कर पाएंगे उसको। बट मैंने इंट्राडे में लिया था। इंट्राडे में अगर आपने लिया तो फंस गए, आप ट्रैप हो गए। और एट द एंड ऑफ द डे फिर मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या क्या होगा? नेक्स्ट डे आप पे पेनल्टी लग जाएगी। सर इंट्राडे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है ना? पर सर्किट लग गया तो कैसे होगा? ओके, तो मतलब ये एक अच्छा पॉइंट टू रिमेम्बर एस्टेरिक है ये बेसिकली एक तरीके का, कि ये लग गया तो यहाँ नहीं मतलब वर्किंग उसकी चेंज हो जाएगी। देखो अंडरस्टूड है वो सारी चीजें ना, जब तुम काम करोगे तो अपने आप पता चल जाएंगी। कुछ चीजों के ना जवाब खोजे नहीं जाते, अपने आप मिल जाते हैं। जब आप ट्रेड करोगे सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। गॉट इट सर, गॉट इट। चलिए, अब ये रहा शेयर्स के बारे में। अब इन्हीं के साथ साथ एक लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस लिस्ट, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस शेयर्स। अब ये अप्रोक्स हमारे पास 190 शेयर्स हैं अभी। अगर हम देखें तो ये जो 190 शेयर्स है ना, जो एफएनओ कैटेगरी के शेयर्स हैं, इनमें देखिए कोई लिमिट नहीं होती है। ये एक दिन में कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे जा सकते हैं, नो लिमिट। यानी ये 1000%
ऊपर भी जा सकते हैं और 0 भी हो सकता है कोई शेयर, यानी डाउन साइड तो लिमिटेड है ना, 0 से ज्यादा क्या ही होगा। तो ये जो FNO शेयर्स होते हैं इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये एक दिन में 1000% ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो ये 190 शेयर्स होते हैं। इसकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, गूगल कर सकते हैं वैसे आप, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा भी दूंगा। सर इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं लगता है किसी भी केस में? इसमें देखिए, अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता तो है, पर कैसे लगता है वो बताता हूं। तो पहला सर्किट लगता है FNO शेयर्स में, यहां से शुरू करते हैं 10% का। तो थोड़ी देर ये 10% का सर्किट रहेगा, ओपन हो जाएगा, फिर लगेगा अगला सर्किट 15% का, फिर लगेगा 20% का, फिर लगेगा 25% का, फिर लगेगा 30% का। अब ये कुछ देर के लिए मार्केट में लगेगा और ओपन हो जाएगा सेम डे। अब यहां पर जैसे ही 30% का सर्किट ब्रेक हो गया तो फिर फ्री हो जाएगा ये, यानी एक दिन में कितना भी गिरने और चढ़ने के लिए यहां से फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से FNO के शेयर जो हैं वो काम करते हैं, यानी टेक्निकली सर्किट तो लग रहा है पर बहुत समय, कुछ समय के लिए। अब जैसे ये पूरे दिन ओपन नहीं होंगे, ये सर्किट लग गए 20% 10% के, तो मैक्सिमम केसेस में पूरे दिन ये ओपन नहीं होते, बट ये ओपन हो जाते हैं 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट में, इसके बाद ओपन हो जाते हैं ये। और फिर अबव 30% और बिलो 30% किसी भी लिमिट तक ये जा सकता है। और किसी का कोई सवाल? चलिए अब इंडेक्स पर समझ लेते हैं। तो जो इंडेक्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं इंडेक्स, हमारे पास 4 इंडेक्स हैं, अभी हम बात करेंगे निफ्टी की एक एग्जांपल के तौर पर। तो निफ्टी एक इंडेक्स है जैसा आप जानते हैं, तो इसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कारोबार किया जाता है। तो बेसिकली जो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो इनमें भी सर्किट लिमिट होती है, पर ये सर्किट लिमिट बड़ी भयंकर होती है, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक का नीचे जाना एक कॉमन फिनोमिना है, बहुत आसानी होती है किसी भी स्टॉक में सर्किट लगना। बट जब मार्केट में सर्किट लगते हैं तो ये कॉमन फिनोमिना नहीं होता, ये बहुत बड़ी सिचुएशंस में होते हैं, यानी बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है तभी ऐसा देखा जाता है। तो कोई भी स्टॉक का जो सर्किट होता है वो 10% का होता है, 15% का होता है और देन फिर 20% का होता है। ये 3 सर्किट लिमिट होती है इंडेक्स की। और जब भी ये इंडेक्स की लिमिट रीच होती है तो मार्केट में हॉल्ट लग जाता है। अब ये हॉल्ट टाइम के हिसाब से लगता है, आपके पास जो बुक होगी उसमें पेज नंबर 75 पर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अगर 10% का सर्किट लगता है, मान लेते हैं 1 बजे 2 बजे से पहले, तो मार्केट को कुछ समय के लिए हॉल्ट दिया जाता है और फिर कारोबार दोबारा रिज्यूम करता है। और इसी तरह से फिर 15 मिनट्स के टाइम में आप देखोगे कि 15 मिनट्स का अगर सर्किट रीच हुआ है किसी भी इंडेक्स का, तो वहां पर भी मार्केट में हॉल्ट लग जाएगा। और किसी भी पॉइंट इन टाइम अगर 20% का सर्किट लग गया मार्केट में, तो पूरे दिन के लिए मार्केट के कारोबार को रोक दिया जाता है और फिर नेक्स्ट डे कारोबार शुरू होता है। बट ये 20% का सर्किट आज तक हमारे इंडियन मार्केट में नहीं लगा है। 15% का कोविड के टाइम पर लगा है, 2008 में भी लगा है। तो ये 15% के सर्किट मैंने खुद देखे हैं, 20% का सर्किट आज तक कभी नहीं लगा है। तो ये जब भी होता है मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक्स होते हैं वो एकदम ब्लड बाथ हो जाता है स्टॉक्स में, और बहुत बुरी सिचुएशन में मार्केट आ जाता है। तो ये होता है इंडेक्स के साथ। सर मार्केट में जब इंडेक्स लग जाता है तो इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी तो होती है ना? वो तो हमेशा होती है, वो तो रोज होती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सर ये सर्किट सर लोअर लिमिट के लिए ही है ना? ये 10 अपर लिमिट के लिए भी है, दोनों के लिए। सर्किट का मतलब अपर लोअर दोनों के लिए। सर मार्केट में जब सर्किट लग जाता है तो इसमें कमाया कैसे जा सकता है? वो बाद में बात करेंगे हम, अभी इसके बारे में बात करो। ठीक है सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलिए डन। जी सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।
ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।